शेरनियो। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम पे फॉर नीट एंड जेई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ प्रोजेक्टाइल मूविंग एट 60 मीटर पर सेकेंड एट हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स ड्यू टू एन इंटरनल एक्सप्लोजन। ठीक है, वन पार्ट मूव्स वर्टिकली अप एट 50 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, द अदर पार्ट विल मूव एट, आपको दूसरे पार्ट की स्पीड बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी क्या दिखानी है आपने कि जो आपका आधे आधे टुकड़े हुए हैं ना, उनका मास आप m मान लेंगे। इस पार्टिकल का मास आप मानेंगे 2m। तो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, इसका मोमेंटम कितना होगा इस तरफ, इसको हम 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आधे टुकड़े के मास को हमने m लिया था, तो पूरा जो बॉडी होगी उसका मास हो जाएगा 2m। और एक टुकड़ा जिसका कि मास था m, वो 50 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अप चला गया। ठीक है, तो 50 इंटू कर देंगे m। क्वेश्चन ये है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा। ध्यान से देखेंगे। अब तीसरा जो आपका पार्ट हुआ है, जो मतलब जो हाफ पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्टिकल जो है इस क्वेश्चन के अंदर, वो इस तरह से मूव करेगा कि इन दोनों मोमेंटम्स को कंजर्व कर ले। यानी कि जो थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम आएगा दैट शुड बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू मोमेंटम्स। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, द मोमेंटम ऑफ रिमेनिंग हाफ, the momentum of remaining half should be equal to resultant of the other two parts। यानी कि इन दोनों के मोमेंटम का जो रिजल्टेंट होगा वो जो है तीसरे पार्टिकल को मिलना चाहिए। तो अलग से हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से ये आपका P1 मोमेंटम है और ये आपका P2 मोमेंटम है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे। जो आपका रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो ऐसे जाएगा। तो तीसरा जो पार्टिकल होगा ना, वो ऐसे उल्टा मूव करेगा ताकि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों को बैलेंस कर ले। ठीक है, ये आपका P3 बनेगा इस केस में। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ P3 should be equal to resultant of the other two momentums। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू 60 का स्क्वायर प्लस P2 हो जाएगा आपका m इंटू 50 का स्क्वायर, और जो आपका P3 होगा वो हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी। इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये m स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें, इसमें से भी m स्क्वायर, इसमें से भी m स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो 60 इंटू 2 अंदर बचेगा 120 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 50 का स्क्वायर। ठीक है, अब m इंटू वी जो होगा, यहाँ से रूट से m बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा 14400 प्लस 2500। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v की जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 16900 मीटर पर सेकेंड। तो v जो है वो कितना आ जाएगा 130 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारे पास। राइट आंसर इज C, दैट इज़ 130 मीटर पर सेकेंड। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को मैं फटाफट से रिवाइंड कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, एक प्रोजेक्टाइल था जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोड कर गया दो इक्वल हाफ्स में। जब भी प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो
अब क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में बटा था तो हमने दो इक्वल पार्ट्स का जो मास था वो m मान लिया, तो पूरी बॉडी का मास 2m हो जाएगा। तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था 60 इंटू 2m, एक वर्टिकल मोमेंटम आ गया 50 इंटू m। अब जो बचा हुआ हाफ है वो इस तरीके से मूव करेगा कि इन दोनों के रिजल्टेंट को काउंटर कर ले, ठीक है। तो हमारे पास ये वाइट कलर की इंक में मैंने दो शो किए हैं P1 और P2, इनका रिजल्टेंट जो था वो P आया सपोज, तो P3 जो होगा वो इससे ऑपोजिट मूव करेगा। नाउ P3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इन दोनों में से, यहाँ से, इसमें से और इसमें से हमने m स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। m स्क्वायर को रूट से कट के m कर दिया। 120 का स्क्वायर 14400, 50 का स्क्वायर 2500, ऐड करके 16900। तो भाई v हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 130 मीटर पर सेकेंड।